BEE में हम इंडक्शन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो टाइप, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अगला चीज़ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, किसी इंडक्टर की इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, अब सेल्फ इंडक्टेंस को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा इनर्शिया को लेकर, क्योंकि इनर्शिया का इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट है, उसी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि रोलर होता है, रोलर जानते हो ना। रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उसमें से आपका उस सरफेस को प्रेस करने के लिए एक हेवी आपका व्हीकल जो होता है, वाहन जो होता है, वही आपका रोलर। दबाने के लिए, प्लेन सरफेस बनाने के लिए, गिट्टी मुरम है उसको दबा कर रखने के लिए दबाने के काम करता है, वही है क्या है आपका रोलर। ठीक है, तो रोलर जो होता है उसकी मास जो होती है, उसकी वेट जो होती है इतना हाई होता है, लार्ज हेवी मास का होता है, उसकी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर रोलर है वो कहीं पर, अगर वो स्टैटिक स्टेट में है, अगर कहीं पर वो स्थिर अवस्था में है, कहीं पर अगर वो खड़ा हुआ है, तो वो स्टैटिक स्टेट में जो रोलर है उस रोलर को अगर हम डायनेमिक स्टेट में लाना चाहे, अगर हम उसको धक्का मार के उसको अगर गतिशील अवस्था में, डायनेमिक कंडीशन में अगर लाना चाहे, तो खड़े हुए रोलर को स्टैटिक कंडीशन से डायनेमिक कंडीशन में अगर लाना चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में उसको लाने के लिए उसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज अराइज होता है, बहुत मुश्किल होता है कि उस स्थिर अवस्था में खड़े हुए रोलर को धक्का मार के गतिशील अवस्था में लाए। तो उसमें दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि उसकी मास बहुत ज़्यादा होता है, उसका वेट इतना हेवी रहता है कि इस स्थिर अवस्था वाले इस स्टैटिक कंडीशन में प्रेजेंट रोलर को डायनेमिक कंडीशन में ले जाने में डिफ़िकल्टीज होता है। ये जो डिफ़िकल्टीज होता है वो उसके मास के कारण होता है, उसकी हेवी वेट के कारण होता है, लार्ज हेवी मास के कारण। जैसे ही हम कैसे भी करके उस रोलर को अगर हम डायनेमिक कंडीशन में ले आए, उसको गतिशील अवस्था में ले आए, वो आपका मूव करना शुरू कर गया। उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि उस मूविंग रोलर है जो घूम रहा है गतिशील अवस्था में, जो डायनेमिक स्टेट में रोलर है, अगर उस डायनेमिक स्टेट में अगर जो रोलर है जो मूव कर रहा है गतिशील अवस्था में है, तो अगर उस डायनेमिक स्टेट के अगर रोलर को हम वापस अगर स्टैटिक स्टेट में लाएंगे, उसको रोकने का कोशिश करेंगे, उसको स्थिर अवस्था में फिर से अगर लाने की कोशिश करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगेन फिर से क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होगा। डायनेमिक स्टेट से उसको स्टैटिक में लाने में भी, उसको रोकने में, उसको स्थिर अवस्था में लाने में उसके लार्ज वैल्यू का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो रुकेगा। जब रुकेगा तभी वो क्या है, स्टैटिक स्टेट में आ जाएंगे। तो रोलर का ये गतिशील अवस्था से फिर स्थिर अवस्था में आना, उसको करना, फिर उसमें डिफ़िकल्टीज आता है। फिर से ये डिफ़िकल्टीज किसके कारण आता है, ड्यू टू इट्स लार्ज मास, उसके मास के कारण, उसकी हेवी वेट के कारण, उसके द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके द्रव्यमान की वैल्यू लार्जर होने के कारण उस रोलर को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने पर, या फिर उस गतिशील अवस्था वाले रोलर को वापस अगर हम स्थिर अवस्था में लाना चाहेंगे, तो बहुत क्या होता है, डिफ़िकल्टीज अराइज होता है। और डिफ़िकल्टीज होता है, वो डिफ़िकल्टीज है वो उसकी लार्जर मास के कारण होता है। तो इस प्रॉपर्टी को किसी भी आपका बॉडी है, हेवी बॉडी, या फिर किसी भी आपका बॉडी है, उस बॉडी को स्टैटिक स्टेट से डायनेमिक स्टेट में लाने, या फिर डायनेमिक स्टेट से स्टैटिक स्टेट में वापस लाने में जो डिफ़िकल्टीज होता है, वो डिफ़िकल्टीज इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है कि रोलर जो है वो जब हम उसको स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए अगर हम उसको धक्का मारेंगे,
या फिर उसको खींचेंगे। ठीक है, तो अगर हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, अगर पीछे से धक्का मार के उसको गतिशील अवस्था में लाना चाहेंगे तो होता क्या है, वो रोलर अपने मास के कारण जितना फोर्स हम उसको लगाते हैं उतने ही अमाउंट में वो अपोजिट डायरेक्शन में रोलर है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो हम जितना धक्का मारते हैं, जितना फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं, सेम अमाउंट का जो फोर्स है वो रोलर हमें भी अप्लाई करता है। इस कारण है वो रोलर है वो स्टैटिक स्टेट में ही अपने आप को मेंटेन करके रख देता है। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है वो रोलर के द्वारा अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो रोलर है वो स्टैटिक स्टेट से क्या हो जाएंगे, डायनेमिक स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर हुआ। तो हो कहने का मतलब ये है कि वो रोलर अपने इंटरनल लार्जर मास के कारण क्या करता है, एक अपनी स्टेट को बनाए रखने का गुण रखता है। अगर वो स्थिर है तो अपने आप को वो स्थिर अवस्था में मतलब स्टैटिक स्टेट में मेंटेन करके रखना चाहता है। अगर वो डायनेमिक है तो अपने आप को वो डायनेमिक स्टेट में मेंटेन करने के रखने का काम करता है। तो कोई भी रोलर की उस अपनी अवस्था को, अपने उस पोजीशन को मेंटेन करके रखने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल में क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया किस कारण होता है, अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखने का गुण है इनर्शिया। और इस इनर्शिया का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, अगर सेम प्रॉपर्टी का अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विवेलेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट जो प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो ये आघूर्ण है। आघूर्ण मतलब अपने कंडीशन को बनाए रखने के लिए अपोजिशन की प्रॉपर्टी। यदि कोई वस्तु, आप पढ़े ही होंगे, यदि कोई वस्तु है तो स्थिर ही है तो स्थिर रहेगा, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही हो रहेगा। मतलब कुल मिलाकर कोई भी जो बॉडी है वो अपने प्रॉपर अपने इनिशियल पोजीशन को, अपने इनिशियल कंडीशन में ही वो रहना चाहता है, और अपने इनिशियल कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए वो क्या करता है, किसी बाहरी बॉडी पे वो अपोजिशन के लिए फोर्स अप्लाई करता है। अगर हम उसको धक्का मारेंगे तो वो भी उतने ही वैल्यू का फोर्स हम पर भी अप्लाई करता है, ताकि वो अपना पोजीशन है उसको क्या कर रहे हैं, वो मेंटेन करके रखे। अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहे, या फिर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, और वो अपने स्थिर अवस्था या फिर अपने गतिशील अवस्था को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो रोलर के द्वारा जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है, उस अपोजिशन प्रॉपर्टी को मैकेनिकल में इनर्शिया कहा जाता है। और उस इनर्शिया का इलेक्ट्रॉनिक अगर इक्विवेलेंट की बात करूं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एनी सर्किट और एनी कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द change of direction और change in magnitude of any current। क्लियर हुआ। तो होता क्या है, किसी पदार्थ का या फिर किसी सर्किट का या फिर किसी कॉइल का वो गुण जिसके कारण वो अपने से होकर फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है, या फिर अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। इट अपोजेस, ड्यू टू विच इट अपोजेस द change in it opposes the change in direction of current through it, direction of current, or it opposes the change in magnitude of current due to which it opposes the change in magnitude of current through it। ठीक है, through it। क्लियर हुआ। तो अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन के चेंज करें थ्रू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर का
या फिर किसी कॉइल का या फिर किसी सर्किट का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाली करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है या फिर अपने से फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर हो? इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब किसी कॉइल का वह गुण जिस गुण के कारण वो अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है या फिर अपने से फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। मतलब कुल मिलाकर ये बोल सकते हो कि कोई भी कॉइल में किसी कॉइल का वो गुण जिसके कारण वो कॉइल जो क्या करता है, उस कॉइल से होकर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है या फिर उस कॉइल से होकर फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करता है, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट या फिर ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है या फिर अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करता है। कुल मिलाकर बोलूं तो यही होगा कि किसी कॉइल या फिर किसी कंडक्टर में कभी भी फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन को सडनली आप चेंज नहीं कर सकते या फिर फ्लोइंग करंट की मैग्नीट्यूड को सडनली आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉइल जो है वो उससे होकर फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करता है या फिर वो अपने से होकर फ्लो होने वाली करंट की मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करता है। क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन की चेंज को अपोज करने का गुण या फिर मैग्नीट्यूड की चेंज को अपोज करने का जो गुण है, उस क्वालिटी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। क्लियर हुआ? तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उस कॉइल में उसके खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो अपोजिशन, खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो उसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगा वो क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट में सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना तो अब क्या हो, दी वेबर टर्न्स पर एम्पियर इन द कॉइल, दी वेबर टर्न्स पर एम्पियर इन द कॉइल, किसी भी कॉइल की वेबर टर्न्स पर एम्पियर। ठीक है, मतलब किसी भी कॉइल के वेबर टर्न्स पर एम्पियर। इसका मतलब क्या है, उस कॉइल में अपने खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो भी करंट का चेंजेस होगा, उस फ्लोइंग करंट में चेंजेस के कारण उसमें जो भी फ्लक्स लिंकेज में चेंज होगा, तो उस फ्लक्स लिंकेज में होने वाले चेंज या फिर उस करंट की वैल्यू में होने वाले चेंज को जो खुद वो अपोजिशन करता है, उसी अपोजिशन प्रॉपर्टी को उस कॉइल का या फिर उसका क्या बोलेंगे, हम इंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो वेबर टर्न्स यहाँ पर लिखा हूँ, वेबर टर्न्स मतलब ये मानकर चलो कि उस कंप्लीट कॉइल में टोटल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, उस टोटल कॉइल में फ्लक्स लिंकेज। तो सपोज अपन का एक सोलेनाइड है, जैसा कि उस दिन बताया था ना, सोलेनाइड बताया था, एक आपका ऐसा सर्कुलर रिंग था, सोलेनाइड सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग पे क्या है, कॉपर वायर को, क्या हाई कंडक्टिविटी वायर को बाउंड कर दिए। सपोज इसमें फ्लोइंग करंट है, उसकी वैल्यू क्या है, आई है। सपोज इसकी नंबर ऑफ टर्न मैं एन लिया था, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या ले लिया था, मैं एन ले लिया, मतलब ए लिया था। इसकी आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न एरिया। जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, जनरेटेड फ्लक्स है वो पर्टिकुलर इस मैग्नेटिक सर्किट में पैरेलली क्या होगा, पास, ऐसा बताया था। कि सपोज कोई सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न क्या है, सपोज एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, उस पर्टिकुलर कॉइल या फिर उस सोलेनाइड में जो भी कॉइल है उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न है। क्लियर हुआ? सपोज इस कॉइल में आपका आई क्या है, आपका फ्लोइंग करंट, आई क्या है आपका, फ्लोइंग करंट थ्रू कॉइल, फ्लोइंग करंट थ्रू कॉइल, ठीक है, थ्रू कॉइल, उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लोइंग करंट है, एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई इज फ्लोइंग करंट। सपोज
दिस इज फ्लक्स फाई, फ्लक्स फाई है आपका, फ्लक्स फाई वेबर का जो फ्लक्स है इस पर्टिकुलर सोलेनाइड पे, इस मैग्नेटिक पाथ पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो क्या होगा, सो वेबर टर्न्स पर एम्पियर, तो क्या होगा, अगर 5 फ्लक्स एक वाइंडिंग पर पास होंगे तो टोटल इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग कितना है, टर्न्स कितना है, n है। तो उस टोटल नंबर n टर्न पे आपका क्या है, पासिंग जो फ्लक्स है, टोटल उस n टर्न वाले कॉइल पे फ्लक्स पासिंग कितना होगा, n फाई होगा। फ्लक्स जो लिंकेज है टोटल, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, वेबर टर्न्स पर एम्पियर इन कॉइल। सो बाय डेफिनेशन से हम क्या सकते हैं, डेफिनेशन से ले सकते हैं बाय डेफिनेशन वेबर टर्न्स, बाय डेफिनेशन क्या होगा, एल इक्वल टू क्या होंगे, एन फाई बाई क्या होगा, आई। ये आपका क्या है, वेबर टर्न, वेबर मतलब फ्लक्स, टर्न मतलब एन, वेबर टर्न्स पर एम्पियर, ठीक है। तो वेबर टर्न्स पर एम्पियर ऑफ अ कॉइल इज कॉल्ड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर हुआ। तो एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, ये इसको हम क्या बोलेंगे, फाई वेबर है, एन का मतलब क्या है, टर्न, वेबर टर्न पर एम्पियर। तो वेबर टर्न पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल। क्लियर हुआ। मान लिया जाए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इसको दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो सपोज इस रिलेशन में अगर एन फाई इस वेबर टर्न, ये क्या है आपका वेबर टर्न, इस वेबर टर्न की वैल्यू अगर 1 वेबर टर्न है, अगर 1 वेबर टर्न ले लिया, मान लिया जाए, मतलब उसमें टोटल 1 वेबर टर्न है, और आई की वैल्यू अगर क्या ले लिया मैं, 1 एम्पियर। तो सपोज उस कॉइल में फ्लोइंग करंट क्या है, 1 एम्पियर है। उस कॉइल की टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या है, 1 वेबर टर्न है। तो इंडक्टेंस एल इक्वल टू क्या होगा, 1 वेबर टर्न पर एम्पियर, और उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी। सो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज व्हाट, हेनरी। कोई भी किसी कॉइल या फिर किसी मैग्नेटिक सर्किट की इंडक्टेंस को यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। तो जब किसी कॉइल, ठीक है, किसी कोई भी कॉइल को अगर हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी की इंडक्टेंस कब बोलेंगे, यदि उस कॉइल में 1 वेबर टर्न का फ्लक्स है, वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज। अगर उसमें 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, कब, जब उसमें 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। तो जब भी किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट का फ्लो होता है, तो 1 एम्पियर के करंट के फ्लो होने से यदि उस कॉइल पे 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेज होता है, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगा, 1 हेनरी। मैंने क्या बताया, यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने से अगर उस कॉइल में 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेज होता है, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी। देन इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल विल बी 1 हेनरी। तो 1 एम्पियर के करंट फ्लो होने से अगर किसी कॉइल पर 1 वेबर टर्न्स का अगर फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होता है, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी। So inductance of the coil is represented by capital A and capital L equal to N phi by I, where N phi is total flux linkage in the coil and I is flowing current through this coil. क्लियर हुआ। तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, और 1 एम्पियर के करंट फ्लो होने से उस कॉइल में अगर 1 वेबर टर्न का अगर फ्लक्स लिंकेज हुआ, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी का इंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो L इक्वल टू एन फाइव बाई आई होगा। इस फार्मूले को हमेशा के लिए रट्टा मान लो, याद कर लो, या फिर बाय डेफिनेशन याद कर लो, चाहे इस रिलेशन को। L इक्वल टू क्या होगा, एन फाइव बाई आई। L का ऐसा यूनिट होगा हेनरी, हेनरी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। L इक्वल टू एन फाइव बाई आई, हेनरी। क्लियर होगा, ठीक ठीक, हेनरी हो गया। अब देखो L इक्वल टू एन फाइव बाई आई हो गया, हेनरी हो गया। हम उसको, जैसे कि हम जानते हैं कि सोलेनाइड के केस में
फ्रॉम मैग्नेटिक सर्किट। ये इतना तक हो गया ना सेल्फ इंडक्टेंस। अब मैं कुछ और रिलेशन बताना चाह रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया कि किसी भी कॉइल में उसमें फ्लो होने वाले करंट के कारण, वो करंट में चेंजेस के कारण उसमें फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है, और फ्लक्स लिंकेज में होने वाले चेंजेस का जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उस अपोजिशन की प्रॉपर्टी को उस कॉइल का क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो हम जानते हैं, हम सोलेनाइड की डेफिनेशन से फ्लक्स के एक्सप्रेशन निकाले थे। फ्लक्स एफ इक्वल टू क्या हुआ था, एन आई डिवाइडेड बाई क्या निकाले थे, एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए, ऐसा निकाले थे। इसका इक्वल टू क्या निकाले थे, एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, ऐसा निकाले थे ना, एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। ठीक है, तो एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, तो एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स। वी नो दैट फ्लक्स फाई इक्वल टू, तो ये होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा लिखाए थे, फ्लक्स एम एम एफ को एफ से डिनोट किए थे, रिलक्टेंस को एस से डिनोट किए थे, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एन आई होता है। एम एम एफ टोटल फ्लक्स लिंक मतलब टोटल एम्पियर टर्न इस एम एम एफ, और एस का वैल्यू क्या निकाले थे, एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू क्या निकाले थे, आई। ठीक है, अब क्या होता है, इसको अगर मैं ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, और हम जानते हैं कि कोई भी सेलेनाइड में फ्लक्स फाई इक्वल टू एन आई होल डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू क्या होता है, ए होता है। अगर इस फाई की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो L इक्वल टू क्या होता है, एन फाई बाई आई। ठीक है, तो एन बाई आई होगा। अब फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख दो, तो फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे तो ये क्या होगा, एन आई होल डिवाइडेड बाई ए ज़ीरो म्यू आर इंटू क्या होगा, ए होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू क्या होगा, आई होल डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू क्या होगा, ए होगा। सो दिस विल बी अगेन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल। अगर किसी केस में आपको और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना पड़े तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है, यहाँ पर एन क्या है, उस पर्टिकुलर कॉइल या फिर उस मैग्नेटिक सर्किट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आई क्या है, उस पर्टिकुलर कॉइल या फिर मैग्नेटिक सर्किट में फ्लोइंग करंट है। एल क्या है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट या कॉइल जिसकी इंडक्टेंस निकाल रहे हैं उसकी क्या है, लेंथ है। म्यू ज़ीरो इज कांस्टेंट, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल बाय विच द मैग्नेटिक सर्किट इज डिजाइंड। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। तो देखा जाए तो ये म्यू ज़ीरो कांस्टेंट है, यू आर भी कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, एंड हियर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, एल इज लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सो फाइनली अगर मैं देखा जाऊँ एन इज नंबर टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो देखा जाए तो अगर कुल मिला कर अगर मैं देखूँ तो किसी भी कॉइल या फिर किसी मैग्नेटिक सर्किट की जो इंडक्टेंस है उस मैग्नेटिक सर्किट की फिजिकल स्ट्रक्चर पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है, उसकी नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, उसमें फ्लोइंग करंट पर डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ पर डिपेंड करता है, म्यू उस मैग्नेटिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाले मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर कोई भी मैग्नेटिक सर्किट की फिजिकल डायमेंशन अगर चेंज होता है तो उस मैग्नेटिक सर्किट की इंडक्टेंस क्या होते जाती है, चेंज होते जाती है। तो कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का इंडक्टेंस है वो उस मैग्नेटिक सर्किट की फिजिकल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। तो एन चेंज हुआ तो भी एल चेंज होगा, आई चेंज हुआ तो भी उसकी इंडक्टेंस चेंज होगा, अगर उसकी एल लेंथ चेंज हुआ, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ तो भी उस मैग्नेटिक सर्किट की उस कॉइल की क्या होगा, इंडक्टेंस है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये एक दूसरा फॉर्म, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। कहाँ से निकाला, वी नो दैट
फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स F इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस फॉर सोलेनाइड, MMF इक्वल टू N×I एंड S इज इक्वल टू दिस। ऐसा है। तो ये दूसरा है। अगर आपको इस फॉर्मूले से अगर किसी का इंडक्टेंस नहीं निकलता, अगर आपको इससे निकालना, अगर लेंथ और एरिया दिया है तो आप इससे निकाल सकते हो। और दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। वी नो दैट from definition of self इंडक्टेंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, एन फाई बाई क्या होता है, आई होता है। एन फाई बाई क्या होता है, आई। एल इक्वल टू क्या होगा, एन फाई बाई क्या होंगे, आई होंगे। तो एल इक्वल टू एन फाई बाई आई होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको और अरेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, एल इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई होंगे। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या कर देते हैं, दोनों साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में उसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एल तो कांस्टेंट है, तो एल बाहर निकल जाएगा। और अगर लिखना है तो एक बार लिख लो ऐसा, डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में एल इंटू आई, इधर लिख लो डी बाई डी टी, और इधर लिख लो एन इंटू फाई। ऐसा होगा। क्लियर हुआ। अब इसको एल कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी आई बाई क्या होगा, डी टी। एल कांस्टेंट पैरामीटर बाहर निकल जाएगा, एन इज नंबर ऑफ टर्न भी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाई क्या हो जाएंगे, ये डी टी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, एल डी आई बाई क्या होंगे, ये डी टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस एन, और ये हो जाएगा डी फाई, ये डी फाई है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी टी। अब माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नो दैट दिस इज इंड्यूस्ड EMF, सो इट बिकम्स माइनस एल इंटू डी आई बाई क्या होगा, डी टी होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड EMF। इंडक्टर का इंड्यूस्ड EMF है ई दे दिया, और इंडक्टर के लिए छोटा सा क्या लगा दिया, ई एल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये ई एल इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, डी टी। तो कोई भी इंडक्टर का इंड्यूस्ड जो EMF जो होता है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है वो क्या है, वो माइनस एल, माइनस साइन तो उसके लिए है, डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी मतलब, टी मतलब टाइम, आई मतलब करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। तो फाइनली किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड जो EMF होगा, वो सेल्फ इंड्यूस्ड जो EMF की वैल्यू, उसमें फ्लोइंग करंट की रेट ऑफ चेंज का क्या होता है, पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। तो ई एल इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई क्या होंगे, डी टी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठीक। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैं इससे ही बेस्ड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आप उस पर्टिकुलर इंडक्टर में फ्लोइंग करंट या फिर फ्लक्स लिंकेज के कारण जो EMF प्रोड्यूस होंगे, उसमें फ्लोइंग करंट के रेट ऑफ चेंज का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हो गया किसी भी कॉइल का। अगर हम देखा जाए
तो एक और इंडक्टेंस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी नाइबर कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण नियरली प्लेस्ड कॉइल में ईएमएफ का प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है, आपका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी नाइबर कॉइल में फ्लोइंग करंट में चेंजेस होने से देखो मैंने म्यूचुअल इंडक्शन लिया था तो उसमें क्या दिया था, एक कॉइल में बैटरी लगाया, उसमें स्विच क्लोज किया तो उसमें फ्लो होने वाला करंट स्टार्ट हुआ, करंट की वैल्यू को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस हुआ। ठीक है, तो क्या है, वहाँ पर दो कॉइल लिए थे, दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड था। सपोज फर्स्ट वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N1, सेकेंड वाले कॉइल की नंबर ऑफ टर्न अगर N2 था। ठीक है, तो क्या होता है, म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, वेबर टर्न्स इन वन कॉइल ड्यू टू 1 एम्पियर करेंट इन अदर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी अनदर कॉइल में फ्लोइंग करंट में चेंजेस के कारण नियरली प्लेस्ड किसी अदर कंडक्टर पर ईएमएफ का क्या होना, प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाएगा, आपका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, वेबर टर्न्स इन वन कॉइल ड्यू टू 1 एम्पियर करेंट इन अदर कॉइल। तो मतलब क्या हुआ, किसी सेकेंड कॉइल पे फ्लोइंग करंट के कारण फर्स्ट कॉइल में क्या होना, ईएमएफ का प्रोडक्शन होना। ठीक है, तो किसी सेकेंड कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और उसकी वेबर टर्न्स पर एम्पियर करंट इन अदर कॉइल विल बी क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी अदर कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण किसी अनदर कॉइल पे ईएमएफ का प्रोडक्शन होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और जो इंडक्टेंस होता है, दोनों कॉइल के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उसको मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इक्वल इज एंड इट इज गिवन बाय N2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा I1। यहाँ पे I1 है वो फर्स्ट कॉइल पे फ्लोइंग करंट है, फ्लोइंग करंट इन फर्स्ट कॉइल फ्लोइंग करंट। ठीक है, फ्लोइंग करंट इन फर्स्ट कॉइल। अब 5 जो है फ्लक्स जनरेटेड इन फर्स्ट कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या है, आपका 5 है। I1 जो करंट है वो फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट है। तो फर्स्ट कॉइल में I1 करंट फ्लो हुआ, I1 करंट में चेंजेस हुआ, I1 करंट में चेंजेस होने से उसकी फ्लक्स 5 में चेंजेस हुआ। और जब ये चेंजेस अमाउंट का जो फ्लक्स है 5 है, अनदर कॉइल सेकेंड कॉइल के N2 टर्न को फ्लक्स लिंकेज किया, तो टोटल N2 टर्न में फ्लक्स लिंकेज होने से जिस फिनोमेना के कारण हुआ सो म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। और इसी की वेबर टर्न्स पर एम्पियर करंट इन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हुआ। तो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी कॉइल का ही प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, किसी नियरली प्लेस्ड कॉइल पर क्या होता है, किसी अदर कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट कॉइल में I1 करंट फ्लो हुआ, उसके I1 फ्लो होने से उसमें 5 फ्लक्स जनरेट हुआ। और जब ये 5 जो फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल के N2 टर्न को लिंकेज किया, तो N2 टर्न को लिंकेज करने से उस सेकेंड कॉइल में ईएमएफ का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण उसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन हुआ उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। और उस कॉइल की इंडक्टेंस को म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को M इक्वल टू क्या बोलेंगे, N2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई I1। अगर सेकेंड के लिए लेंगे तो ये क्या होगा, N1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई I2। मतलब सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट में, या फिर फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण सेकेंड में ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ। तो कोई भी कॉइल है वो म्यूचुअली कनेक्टेड
कब कहलाएंगे, म्यूचुअली कपल्ड कब कहलाएंगे, अगर 1 एम्पियर का म्यूचुअल इंडक्टेंस कब कहलाएगा, 1 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस जब 1 एम्पियर का जो करंट है किसी वन कॉइल में फ्लोइंग 1 एम्पियर का करंट है वो किसी अनदर कॉइल में क्या करता है, 1 आपका वेबर टर्न का फ्लक्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। 1 कॉइल में फ्लोइंग जो 1 एम्पियर का करंट किसी अदर कॉइल में 1 वेबर टर्न का क्या फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस करे तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहलाएगा। अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट अगर 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो सेकेंड नंबर के कॉइल पे जो फ्लक्स लिंकेज किया वो क्या है, 1 वेबर टर्न है। तो अगर 1 एम्पियर का फर्स्ट कॉइल में फ्लोइंग करंट, सेकेंड कॉइल में अगर 1 एम्पियर टर्न का अगर फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस करे तो उसकी उस इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी का इंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा, साइड वाले नाइबर कॉइल में फ्लोइंग करने के कारण किसी अदर कॉइल में ईएमएफ का क्या होना, प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसको दूसरे कॉइल के लिए देखें तो एम इक्वल टू क्या होगा, N1 इंटू φ2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, I2। अब इसका मतलब क्या है, सेकेंड कॉइल में I2 करंट का फ्लो हुआ, जब सेकेंड कॉइल में I2 करंट की वैल्यू में चेंजेस हुआ तो I2 करंट में चेंजेस होने से उस सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुआ। जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुआ तो सेकेंड कॉइल में जनरेटेड फ्लक्स में चेंजेस हुआ। जब जनरेटेड फ्लक्स की वैल्यू चेंजेस हुआ तो फर्स्ट कॉइल में टोटल फ्लक्स लिंकिंग है वो चेंज हुआ। तो सेकेंड कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण फर्स्ट कॉइल की फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ किसके कारण हुआ है, सेकेंड के वजह से फर्स्ट में हुआ है। और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट के कारण सेकेंड में। तो फर्स्ट के कारण सेकेंड कॉइल में ईएमएफ प्रोडक्शन होना या फिर सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ। और दोनों कॉइल क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली कपल्ड कहलाएंगे। क्लियर हुआ। ये 1 हेनरी कब कहलाएगा, अगर सेकेंड कॉइल में फ्लोइंग करंट अगर 1 एम्पियर का है, अगर 1 एम्पियर का फ्लोइंग करंट जो सेकेंड कॉइल में, अगर वो फर्स्ट जो कॉइल है उसमें टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो अगर 1 वेबर टर्न का, अगर फर्स्ट कॉइल में टोटल फ्लक्स लिंकेज 1 वेबर टर्न का प्रोड्यूस करे तो उसमें जो आपका क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 हेनरी कहलाएगा, 1 हेनरी का। ठीक है। तो 1 हेनरी का जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्रिएट होंगे। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो ये कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन की चेंज को अपोज करने का गुण या फिर फ्लोइंग करंट की मैग्नीट्यूड में चेंज को अपोज करने का गुण है। उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। तो खुद में फ्लोइंग करंट के कारण उसमें फ्लक्स की चेंजेस का अपोजिशन हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस, किसी अदर कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण जो अगर इन अपोजिशन हो रहा है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो आई थिंक आज क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल लूँगा मैं 2-3 क्लास में। ठीक है, आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बनाना है। ठीक है, थैंक यू।